जय हिंद। आज जो है हम गृह विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। जो लघुत्तरीय क्वेश्चन होता है जिसमें 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें 10 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, यानी 10 दूना 20 नंबर का रहता है। उसी लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में आज हम जिक्र करेंगे और महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में जिक्र करेंगे। तो आप इसे बढ़िया अच्छे तरह से सुनिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है, अब इसे तुम देख सकता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान शिक्षा से लाभ क्या है। मतलब गृह विज्ञान शिक्षा, यानी आपको अगर गृह विज्ञान की शिक्षा दे दिया जाए, यानी गृह विज्ञान का ज्ञान दे दिया जाए तो उससे लाभ क्या होगा आपको। तो चलिए आज हम इसके लाभ की चर्चा कर लेते हैं। यानी गृह विज्ञान आप सीख लिए तो उससे लाभ क्या होगा। चलिए, तो गृह विज्ञान अगर आप सीख लेते हैं तो समझिए, सबसे पहले बात आहार के बारे में जान जाइएगा। मतलब आहार किस प्रकार का रहना चाहिए, किस मौसम में किस प्रकार का आहार रहना चाहिए और कैसे आहार रहना चाहिए, बचपन में कैसा आहार देना चाहिए, बच्चे को कैसा आहार देना चाहिए, वृद्ध व्यक्ति को कैसा आहार देना चाहिए और सामान्य व्यक्ति जो मध्य वर्ग के व्यक्ति है उसको आहार कैसा देना चाहिए। आहार जब देखिए दीजिएगा तो पोषण होगा। और पोषण तो आप समझ रहे हैं कि पोषण यानी आप अच्छे खान पान देंगे तो पोषण तो उसका अच्छा होगा। अगर खान पान अगर खराब रहेगा तो उसका पोषण खराब होगा। अब पोषण अगर गड़बड़ रहेगा तो उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा। इसलिए जो है ना, गृह विज्ञान के शिक्षा से आपको लाभ यही होगा, आहार आयोजन बनाइए, पोषण मिलेगा, स्वस्थ रहिएगा, साफ सफाई की ज्ञान मिलेगा, शिशु कल्याण आदि के बारे में ज्ञान मिलेगा, क्योंकि वैज्ञानिक ज्ञान दिया जाता है, यानी उसको साफ सुथरा तौर पर बताया जाता है आपको, जिसे हर व्यक्ति प्रत्येक दिन अपने कार्य के रूप में कर सकता है। नहीं, समझ जाइए, घर के काम से लेकर स्कूल हर क्षेत्र में जो है आपको काम देगा। तो पोषण तो आप समझ रहे हैं, स्वस्थ समझ रहे हैं, स्वस्थ रहिएगा। आहार और पोषण अगर आपको सही सही मिलेगा तो एकदम स्वस्थ रहिएगा, और स्वस्थ रहिएगा तो साफ सफाई तो जरूर होगा, क्योंकि इससे घर के अगल बगल में कचरा रहे तो उसको कैसा लगेगा आपको। हम मान लीजिए आपको गांव में हॉस्पिटल नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो वहाँ कहाँ जाइएगा बताइए। इसलिए स्वास्थ्य केंद्र होना जरूरी होता है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ आपको मतलब पोषण चाहिए, क्योंकि कोई लोग चाहता नहीं कि हम बीमार पड़े। इसलिए आहार आयोजन बनाइए, कच्चे आहार का उपयोग ज़्यादा कीजिए। कच्चे आहार में जैसे कि देख लीजिए, मूली ले लीजिए, गाजर ले लीजिए, समझ रहे हैं ना। मूली, गाजर हो गया, खीरा हो गया, ये सब जो है कच्चा आहार है, तो सुबह के समय में खाने वाला चीज़ है जो ज़्यादा पौष्टिक देता है। समझ गए, स्वस्थ रहिएगा। और यही मौसम पर सही भोजन करना चाहिए, ठीक है। और घर के आसपास साफ सफाई रखिए। आजकल तो एक से एक कचरा फैला रहता है, कि जहाँ कचरा उठाया घर से बाहर फेंक देता है। क्या समझाएगा उस सबको गृह विज्ञान के बारे में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब समझ गए ना गृह विज्ञान से क्या लाभ होगा। तो याद रखिए, गृह विज्ञान से हम स्वस्थ रह सकते हैं। मेरा आहार आयोजन ठीक रहेगा, आहार आयोजन ठीक रहेगा तो स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो साफ सफाई करने में मन लगेगा, क्योंकि साफ सफाई रहेगा तो घर का वातावरण स्वच्छ रहेगा। अगर छोटे बच्चे हैं तो बाहर जाएगा तो उसको मतलब समझ रहे हैं ना, क्योंकि अगर घर के बगल में गंदा पानी हो, एकदम पूरा कुआं भरा हो पानी से, गंदगी से, तो उसमें निश्चित है मच्छर फैलेगा तो बगले वाला ना पहले काटता है। तो इस बात याद रखिएगा। तो घर के आसपास साफ सफाई जरूरी रखना है, जरूरी होता है। कपड़ा का भी साफ सफाई रखना होता है। देखते हैं पीलिया जो बीमारी होता है किसके वजह से होता है, बात समझ रहे हैं। क्योंकि ये बीमारी जो है गंदा भोजन यानी खराब भोजन, खराब वस्त्र, गंदगी वस्त्र और गंदा पानी, यानी ये सभी को लेने के वजह से जो है ना स्वास्थ्य खराब हो जाता है, पीलिया बीमारी हो जाता है। ये बात हमें। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी एक महत्व बता रहा है, गृह विज्ञान का महत्व समझते हैं ना। महत्व यानी किसी व्यक्ति को समाज में महत्व होता है, उसी तरह गृह विज्ञान को अपने क्षेत्र में बड़ा महत्व होता है। लोग कहता है विज्ञान गतियाट लेकर क्या करेंगे। देखिए कितना शिक्षा मिलता है, समाज को साफ सुथरा रखने का और अपने आप को स्वस्थ रखने का पूरा ज्ञान देता है। चलिए देखते हैं गृह विज्ञान का महत्व। इसका महत्व बहुत सारा है, चलते हैं। तो महत्व समझवे करते, गृह मतलब घर होता है। तो सबसे पहले तो घरे को एकदम जो है महत्व बताएगा ही, तो समझ जाते हैं। यानी घर का जितने भी काम होता है ना, घर से संबंधित काम यानी कार्य, समझ रहे हैं बात को। घर से संबंधित काम के बारे में जितने जानकारी मिले छे वह भले गृह विज्ञान का पहला महत्व। यानी घर के बारे में जितने जानकारी मिल रहा है वह भले काम के पहला महत्व। और दोसर बात, जब घर के काम अहाँ के निपट गए तो बच्चा परिवार, समझ रहे छे ना। बच्चा अहाँ के बच्चा होले आ परिवार,
यानी एकर देखभाल जरूरी होइ छै, कियाकि बच्चा कथी पहिन रहल छै, गंदा छै कि सही छै, बच्चा की खा रहल छै, ये बात का ध्यान रखे पड़े छै। परिवार में क्या खाना बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, सारा चीज़ देखभाल करना पड़ता है। इसलिए दूसरा बात, घर पहला तो समझ गेलिए घर से संबंधित, और दोसर घर का काम भए गेलै पहला, और दोसर बच्चा और परिवार के सदस्य के देखभाल, बच्चा परिवार के सदस्य देखभाल। तो ओकर बाद अहाँ जब बच्चा परिवार के देखभाल करबै, अगर बच्चा कपड़ा फटि गेलै तब की करबै, तो सिलाइए ने करबै। और घर आजकल हरेक घर में छै सिलाई मशीन देखे ला अहाँके मिल जाइ छै, इसलिए तो समझ गेलिए सिलाई मशीन, समझ रहल छै, सिलाई मशीन समझ गेलिए। गृह विज्ञान आ गृह वाटिका मतलब बहुत सारा चीज़ के जानकारी मिले छै गृह विज्ञान के महत्व, समझ गेलिए। ये तीन गो भले गृह विज्ञान के महत्व। पहला, घर संबंधित काम समुचित उपयोग, ओकर बाद छै बच्चा और परिवार के सदस्य के देखभाल करै लिए। ओकर बाद तीसरा में छै सिलाई, समझ रहल छियै, सिलाई और घर के जते काम छै ओकरे के छै गृह विज्ञान। खाना बनेनाइ से लेकर बर्तन बासन कपड़ा लत्ता खरीदारी फलना चिलना सब गृह विज्ञान के अंतर्गत चलाबै छै, एकर जानकारी मिले छै, इएह छै गृह विज्ञान के महत्व। अब चलै छी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन छै, देखियो कहै छै गृह प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, मतलब समझती है, मतलब समझती है। गृह प्रबंधन से आप क्या समझती है, महिला का जरूर समझे के चाहिए बात के। गृह प्रबंधन समझ रहे छियै क्वेश्चन के, गृह प्रबंधन से आप क्या समझती है। तो देखिए गृह मतलब घर, घर का प्रबंधन, घर का जो व्यवस्था होता है खाना पीना से लेकर हर एक चीज़ के बारे में, इसके बारे में जानते हैं, तो उसी को गृह प्रबंधन करते हैं, मतलब समझते हैं उसके बारे में, समझाता है, ठीक है, मैनेजमेंट होता है। तो चलिए गृह प्रबंधन मतलब अगर साधारण शब्द में कहल जाए तो एक साधन होले, समझ रहल छियै ने, एक साधन हमारे मतलब हमारा आसपास, यानी कि अहाँ के आसपास जते परिस्थिति छै, जो भी साधन उपलब्ध छै, नहीं वस्तु जकरा कहल जाए उपस्थित छै, ओकर सर्वोत्तम उपयोग मतलब अहाँ करै छियै। जैसे कि भए गेलै चावल दालि कुर्सी बेंच डेस्क कपड़ा लत्ता हरेक चीज भए गेलै, ओकर अहाँ उपयोग कए रहल छियै अपना इच्छा से, दोसर के इच्छा, अपना इच्छा से, और अपना उद्देश्य के पूरा करै छियै, और परिवार के लक्ष्य प्राप्त होइ छै ओहि साधन से, तो ओकर आयोजन के नियंत्रण एवं मूल्यांकन करनाइ के गृह प्रबंधन कहै छै। क्योंकि नियंत्रण करबै, चावल बनेबै तो नियंत्रण नहीं रहते तो मान लियो उसने के 1 किलो उसने देबै 2 किलो, तो ई प्रबंधन होलै, नियंत्रण होलै नहीं। ओकर मूल्यांकन भी करे पड़ै छै, अहाँ जे चीज करबै ओकर मूल्यांकन भी करे पड़ै छै कि कितना खर्च होलै नहीं होलै, तो समझ रहल छियै ने बात। एकरे कहै छै गृह प्रबंधन। गृह प्रबंधन समझ गेलिए। और साधारण शब्द में कहल जाए तो वही बात होलै, अहाँ के जे अगल बगल में जते वस्तु छै, यानी कि जकरा बोलै छियै साधन, जैसे कि खाना बनबै वाला चीज, अहाँ के अपना इच्छा से वस्त्र पहने वाला चीज, कपड़ा लत्ता हो गेलै, अहाँ के इच्छा से उद्देश्य पूरा हो जाए छै, अहाँ के जे उद्देश्य छै पूरा हो जाए छै, और परिवार के लक्ष्य प्राप्त करे खातिर उद्देश्य जे परिवार के साधन के प्रयोग करे छै, ओकरा आयोजन करल जाइ छै। आयोजन परिवारे सब मिलकर करै छै, नियंत्रण करै छै, मूल्यांकन करै छै, ओकरे कहै छै गृह प्रबंधन, समझ गेलिए। आगे चलते हैं। ये सब जैसे परिभाषा एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अधिकतर जो है ना परिभाषा पूछे जाते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में, समझ गए। अब एक क्वेश्चन को देखकर बहुत लोग समझ जाएंगे कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है, हाँ बायोलॉजी का जरूर क्वेश्चन है, लेकिन होम साइंस में पूछा जाता है, इसलिए जब देखते हैं यहाँ बायोलॉजी का क्वेश्चन समझने पर कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये होम साइंस में पूछा जाता है, बहुत लोग होम साइंस क्वेश्चन देख कर घबरा जाते हैं। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि क्या है समझ आइए। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, मानव में, याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि जो है अंता, यानी अंता मतलब क्या, शरीर के अंदर, अस्त्रावी मतलब निकलना है, अस्त्रावी मतलब निकलना यानी बहना है, यानी कि पीयूष ग्रंथि अंतरअस्थि अंदर वाला ग्रंथि होलै जे शरीर के अंदर रहे छै, जकर आकार छै से मटर के समान होइ छै, यानी पीयूष ग्रंथि के आकार केना होइ छै, मटर के समान होइ छै, यानी छोट होइ छै, बहुत मटर के दाना जैसन होइ छै। अब एहि में हार्मोन रहे छै, हार्मोन अन्य स्त्रावी ग्रंथि के सक्रिय को उत्तेजित करे छै, मतलब उत्तेजित करे छै एकरा, मतलब पीयूष ग्रंथि के, समझ गेलिए। ई मतलब ई की करे छै, इससे पैदा होने वाले हार्मोन, मतलब पीयूष ग्रंथि से हार्मोन पैदा होइ छै वो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के सक्रिय करे छै, यानी चालू करे के काम करे छै, उत्तेजित करे छै, उकसाबै छै, जकरा उत्तेजित मतलब उकसेनाइ होइ छै।
तो उसी को मास्टर यानी पीयूष ग्रंथि को देखिए मास्टर ग्रंथि भी कहल जाए छे। अहाँ के ऑब्जेक्टिव में पूछ सके है कि पीयूष ग्रंथि कथी कहल जाए छे, तो मास्टर ग्रंथि कहे छे। समझ रहे हैं? पीयूष ग्रंथि क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आप समझ गए ना? पीयूष विकार होय के मतलब भले हार्मोन्स अधिक या कम हो जाना, यानी विकार एकरा में अगर गड़बड़ी भले पीयूष ग्रंथि में, तो समझ जाओ कि आपके शरीर में हार्मोन्स ज़्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। बात समझ गए? ओकर बाद आगाँ चलै छियै मासिक धर्म। ये बायोलॉजियो में पढ़ल जाए छे अहाँ के विषय में कि मासिक धर्म क्या है। मासिक धर्म समझ रहे हैं? तो मासिक धर्म का मतलब क्या होता है? मासिक मतलब होता है महीना। मासिक मतलब क्या होता है? महीना। महीना मासिक सीधे सीधे याद रखें, मासिक धर्म महीना यानी महीना में एक बार। अब कथी में हो लड़की, तो महीना में एक बार यानी मासिक धर्म। लड़की यानी स्त्री को हर महीने मतलब एक महीना में यानी हर महीना चाहे 1 तारीख हो, 2 तारीख चाहे 30 तारीख हो, कोई भी दिन हो। ऐसा नहीं है कि 1 तारीख शुरू होते 1 तारीख, ऐसा नहीं। कोनो दिन हो सके छे, महीना में शुरू हो सके छे। यानी कि मासिक धर्म में लड़की या स्त्रियों को हर महीने योनि से होने वाले लाल रंग का स्त्राव, यानी लाल रंग का जो स्त्राव होइ छे, जरा रक्त स्त्राव भी बोलल जाए छे, ऋतु स्त्राव भी बोलल मतलब जाए छे, लाल रक्त का स्त्राव होइ छे, तो उसी को हम मासिक धर्म कहे छे ना। महीना में एक बार स्त्री या लड़की या स्त्रियों में हर महीना योनिस जो लाल रंग का जो स्त्राव होता है उसको हम लोग मासिक धर्म कहते हैं। ये जो है कब हो, तो 10 से 15 साल का आयु में लगे, यानी लड़की जब 10 से 15 साल के आयु में आ जाती है तब तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब किया हो, तो ओमें 10 से 15 साल के होने में क्या है, योनि में अंडा से हर महीना विकसित हो लगे, यानी योनि में हर महीना अंडा से विकसित हो। हर महीना जब विकसित हो अंड उत्पन्न करना शुरू करे, तो अंडवाहिनी नली द्वारा ई गर्भाशय में पहुँच जाए, मतलब अंडवाहिनी नली हो गर्भाशय द्वारा जैसे से ई मतलब डिवाहिनी नली द्वारा गर्भाशय में पहुँच जाए। अब ई डिवाही में पुरुष के शुक्राणु से सम्मिलित नहीं होने कारण, यानी जो पुरुष के शुक्राणु से सम्मिलित नहीं होने कारण जो है ई स्त्राव बन जाए, यानी टूट जाए, बिखर जाए, बिखर जाए, जो योनि से निष्कासित हो जाता है, मतलब योनि से निकल जाए, इसी कहे मासिक धर्म। अगर शुक्राणु से सम्मिलित हो जाते रहे तो इ निष्कासन नहीं हो जाए, इसी को मतलब स्त्राव को मासिक धर्म कहे या रजो धर्म कहे या माहवारी कहे। समझ गए? जो महीना में एक बार हो, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चले गर्भाशय। गर्भाशय अहाँ लोग समझ रहे छे, गर्भाशय यूट्रस हो, इंग्लिश में यूट्रस बोलल जाए। गर्भाशय, गर्भाशय मतलब की हो? गर्भ। गर्भ मतलब गर्भ के जेमें बच्चा पले ओकरे कहे गर्भाशय, यानी गर्भाशय लगभग नाशपाती के आकार के संश्लेष। नाशपाती अगर देखने में फल, नाशपाती फल का नाम है नाशपाती, तो नाशपाती के आकार के होइ छे, मतलब श्लेष्मिक कला और मांसपेशी की बनी एक खोखला थैला है। मतलब गर्भाशय नाशपाती कनी छोटा आकार में होइ छे, क्योंकि जब शिशु में पल रहा है तो वैसे पहले छोटा आकार में होइ छे, तो नाशपाती के आकार का होइ छे, जो मांसपेशी के बनल है, श्लेष्मिक कला और मांसपेशी के बनल है। गर्भाशय किसका बना हुआ रहता है? श्लेष्मिक कला और मांसपेशी का बना हुआ एक खोखला थैला है, जो श्रेणी के भीतर स्थित रहता है, मतलब श्रेणी यानी श्रेणी के भीतर स्थित रहता है। इसके सामने मूत्राशय होता है, मतलब गर्भाशय के सामने वाला भाग मूत्राशय होता है, और पीछे वाला भाग क्या होता है? मलाशय होता है, यानी मूत्राशय और मलाशय के बीच में क्या होता है? गर्भाशय होता है। अब गर्भ के दायां भाग में, दायां और बायां कोण पर, यानी गर्भाशय के दायां कोण और बायां कोण पर डिंबवाहिनी नली खुले। समझ गलिए ना? गर्भाशय के दायां और बायां कोण पर कथी खुले? डिंबवाहिनी नली खुलते ही है, और उसके नीचे और एक ग्रीवा होता है, योनि का मुख खुलता है, मतलब नीचे में योनि का मुख खुलता है। इस तरह गर्भाशय में 2 छिद्र होता है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। गर्भाशय में निषेचित डिंब का विकास होता है, मतलब इसी में जो डिंब होता है, डिंब निषेचित डिंब होता है, उसका विकास होता है। बात समझ गए? गर्भाशय किसे कहे। और बाद देखिए कान, ईयर। देखिए कान के बारे में तो आपके सबके पास 2 कान है, ये बात ध्यान दीजिए। लेकिन कान किसे कहते हैं? आपको बोल देते कान किसे, तो कहेगा सुनने वाले चीज को कान कहते हैं, उतना ही ज्ञान है उसको, सुनने वाले को कान कहते हैं। यहाँ समझ लीजिए, कान जो है 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है, यानी आपके पास जो 5 यानी मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रिय है ना, उसमें से एक है आपको। ज्ञानेंद्रिय मतलब
किसी चीज़ को आकलन करता है, नहीं किसी शब्द या समूह को आकलन करता है, उसी को कान मतलब ज्ञानेंद्र कहते हैं। इससे ध्वनि या बोलने हुए शब्द को बोध होता है। मतलब अगर आप किसी कोई व्यक्ति ध्वनि जब बोलता है, नहीं शब्द बोलता है, ये कान उसको क्या करता है, अथी करता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो समझ रहे हैं ना, कान कान यानी 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है। ये मतलब जो आप बोलिएगा ना, तो इसको सुनकर आपको दिमाग तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कि ध्वनि के संपर्क में रहता है, जैसे ही आप बोलिएगा ये सुन लेगा, यानी रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड करके आपके जो है अंदर भेजेगा। तो देखिए अंदर भेजेगा, दिमाग के पास भेजेगा, दिमाग इसको आकलन करेगा और समझाएगा दिमाग को, ये चीज़ फलना बोल को। समझ रहे हैं ना बात का? अब देखिए कान के 3 भाग में बांट दिया है। देखिए बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण। समझ गए? तो बाह्य कान का मतलब होता है सिर्फ जो अंदर वाला 14,000 मध्य कर्ण, उसका रक्षा करना होता है। और मध्य कर्ण जो है वो रिकॉर्ड करने का काम करता है, रिकॉर्ड यानी कि रक्षा करने। जैसे मेक में कवच होता है ना, ऊपर का खाली रक्षा करने वाला होता है, वही बाह्य कर्ण होता है। और मध्य वाला सिर्फ रिकॉर्ड करेगा, बीच वाला रिकॉर्ड। और अंत वाला की करेगा, अंत वाला उसको ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट करने का काम करता है। बात समझ रहे हैं ना? ट्रांसलेट करेगा कि ये कथी बोला है, यानी ये शब्द क्या है, उसका मतलब मायने क्या है, उसका मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। चलिए आगे जानते हैं। जीव तो आप लोग समझ रहे हैं। जीव जिससे किसी भी भोजन या किसी भी पदार्थ दे तो वो मुंह खाली को जाना चाहिए, बस उसको इधर उधर लाने में खाली काम करेगा, आपको लार देगा। देखिए जीव सिर्फ लाने का काम नहीं, सब सोचता हुआ जीव अन्य चीज भी। देखिए आप बताते हैं जीव के बारे में बात किए तो बहुत चीज होता है। देखिए जीव से स्वाद अनुभूति होता है, मतलब जीव से स्वाद ले सकते हैं। अब कैसे स्वाद लेता है? जीव एक मांस अवयव है, मांस है, इसमें तो हड्डी तो होता नहीं जीव में, ये समझ लीजिए। जीव मांसल भाग है, इस अवयव है। ये मुख गुहा से निचले तल में जबड़े और हाइड नामक अस्थि से जुड़ा होता है। मतलब जीव हाइड नामक अस्थि से क्या होता है, जुड़ा होता है। जबड़े और हाइड अस्थि, यानी जबड़ा और हाइड अस्थि के जोड़ कर ही जो है जीव जुड़ल रहे। समझ रहे हैं? एकर रंग गुलाबी होइ छै। जीव का रंग कथी होइ छै? गुलाबी होइ छै। समझ रहा है? जीव का रंग गुलाबी होइ छै। जुड़ल कथी से होइ छै? तो मुख गुहा के निचला तल और जबड़ा। समझ रहे हैं? मुख गुहा के निचला तल में रहे छै, जबड़ा और हाइड नामक अस्थि से जुड़ल रहे छै। समझ गए? एकर रंग कैसन होइ छै? तो गुलाबी होइ छै। ई भोजन को मुख में इधर से उधर खाली घुमबै का काम करे छै। चबाई काम तो एवं निगले काम में सहायता करे छै, नहीं चबाने के लिए। अगर इधर से भाग रहा है बस फटाक जी करते फटाक से दांत खत्म करते जो। समझ गए ना? चबाने का काम करता है, चबाने में मदद करता है, निगलने में भी मदद करता है। किसी मतलब इससे वस्तु को गर्म या मतलब एवं स्वाद का ज्ञान होता है। मतलब गर्म हो या ठंडा हो, उसका स्वाद का ज्ञान करवाता है। कौन? जीव। कि गर्म छो ठंडा छो। और अगले वाला भाग से मिठास, यानी जो जी का अगला भाग होता है उससे मिठास का पता चलता है, करवा का पता चलता है। पीछे वाला भाग से तीखापन, यानी जीव का अगला भाग से मिठास और पीछे वाला भाग से करवापन, तथा दोनों किनारे वाले भाग से खट्टेपन का ज्ञान होता है। समझ गए ना जी का काम क्या होता है? यानी पिछला भाग जो तीखापन बताएगा, अगला भाग मीठापन बताएगा, जी का दोनों वाला भाग क्या बताएगा? खट्टा क्या चीज़ है। समझ रहे हैं? तो जी के बारे में समझ गए। अब देखिए बाल अवस्था के विभिन्न रोगों के नाम, यानी बाल अवस्था में कौन कौन से रोग हो सके। समझ रहे हैं बात के? इसलिए इस बात पर आप लोग अमल कीजिए। बाल अवस्था में इस तरह का अगर देखे तो तुरंत उसको इलाज एकदम सफलतापूर्वक करवाइए। तो बाल अवस्था में रोग, बाल अवस्था में विभिन्न रोग। पहला अतिसार, दूसरा खसरा, तीसरा हैजा, चौथा गलसुआ यानी गाल फूले वाला हैजा समझ रहे हैं, खसरा समझ रहे हैं। सर्दी जुकाम तो साधारण बात है, बाल अवस्था में होबे करे छै। निमोनिया हो सके छै, कान दर्द हो सके छै, आँख दुखना हो सके छै, गोल कृमि, बहुत सारा ऐसा बीमारी है जो बाल अवस्था में अधिकतर देखे ले मिल जाए छै। अगला क्वेश्चन है निमोनिया। निमोनिया की होइ छै? निमोनिया जो है से एक तरह के बुखार होइ छै, एक तरह के निमोनिया बुखार होइ छै। हम एक वीडियो में बताए हैं निमोनिया के बारे में विस्तृत रूप से, उसे जाकर आप देख सकते हैं। देखिए
निमोनिया जो है, निमोनिया शिशु को फेफड़े के वायु कोशिका तथा श्वसन नली में संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। मतलब जो है निमोनिया केना होइ छै, तो निमोनिया फेफड़ा यानी कि बच्चा के फेफड़ा आ जेम वायु जाइ छै, वायु कोशिका यानी वायु कोशिका जेम वायु जाइ छै फेफड़ा के वायु कोशिका में जाइ छै ओकर बाद श्वास नली नाक, एहिमे संक्रमण यानी कि संक्रमित होता है, तो एकरा से की होइ छै निमोनिया हो जाए छै। ई एकरा कहल जाइ छै कोकस, कोकस नामक, यानी कि जब संक्रमण होइ छै फेफड़ा के वायु कोशिका आ श्वास नली, एहिमे जब संक्रमण होइ छै तो एहिमे कौन से जीवाणु रहे छै, तो कोकस जीवाणु के कारण एना होइ छै। अगर कोकस जीवाणु मर गए तो निमोनिया ठीक है। इससे बच्चे को बचाने के लिए ठंड के दिनों में उपयुक्त कपड़ा पहनाना चाहिए। निमोनिया से अगर अहाँ के बचवे के है बच्चा के, तो ठंड नहीं लगे के चाहिए। ठंड लगले तो निमोनिया तुरंत पकड़ लेते हैं। और बाद है अगला क्वेश्चन, विकलांगता, यानी कि बहुत सारा आजकल मिल जाए विकलांग। देखिए विकलांगता क्या है, विकलांग कैसन है। देखिए विकलांग किसे कहल जाए थे, आसानी से अहाँ समझ रहे छे विकलांग केकरा कहै छै। किसी मतलब किसी क्षति अथवा अक्षमता से किसी व्यक्ति को होने वाले नुकसान, मतलब जना एक्सीडेंट या प्राकृतिक रूप से या जन्मजात किसी भी रूप से अगर किसी व्यक्ति के अंग के हानि हो, किसी व्यक्ति का अंग के की हानि हो तो ओकरा कहै छै विकलांगता। आयु में भी हो सके छै, लिंग में भी हो सके छै, सामाजिक में भी हो छै, सांस्कृतिक कारक से सामान्य भूमिका के निभाने से रोके भी छै, एकरे कहै छै विकलांगता। अब छे तीक्ष्ण अतिसार एवं दीर्घकालिक अतिसार। मतलब तीक्ष्ण अतिसार मतलब कम समय के लिए मतलब ज़्यादा समय के लिए। तो तीक्ष्ण का मतलब हो 24 से 48 घंटा, यानी तुरंत पर अगर गंभीर रूप से तुरंत पर भेल गले सरे बासी भोजन से, मतलब ये सब खाए के कारण जो है अतिसार हो जाए। जैसे ज्वार, पेट में दर्द, पतला दस्त, इसका प्रभाव रहता है 1 से 2 दिन रहे, यानी 24 से 48 घंटा तक। दीर्घकालिक मतलब कि होइ छै ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि बीमारी अतिसार जो है लंबे समय तक रहे छै। जब रोगी बीमार के कारण आंत में अवशोषण हो जाते हैं, शक्ति कमजोर हो जाए, ये रोग हो जाता है। मतलब इसको इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के साथ साथ पाचन एवं जठर संक्रमण भी हो सकता है, मल के साथ रक्त भी आ सकता है। तो इसको दीर्घकालीन अतिसार कहल जाए। समझ गए। तो अब अगला दिन अहाँ के साथ मिलबे, आगे के ऊपर चर्चा करबे। आय के लिए जय हिंद।